हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेक इजी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। हम लोगों को जो सेशन चल रहा है वो डाउट सेशन चल रहा है और डाउट सेशन में आज की क्लास में हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं कह रहा हूँ आज भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और फटाफट सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आज के हमारे पास रहने वाले हैं और उन क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं और वे क्वेश्चन रियल में बता रहा हूँ, रियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आप लोग देखोगे कि ये क्वेश्चन शायद ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कभी आपके सामने प्रॉब्लम आई होगी और उनका डिस्कशन नहीं हो पाया होगा। ठीक, तो इसीलिए उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात। यहां पर ये कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है इनकी आय का। ठीक है ना। वे अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 3:4 के अनुपात में बांटी गई। ठीक, यानी कि इसका मतलब ए ने अगर 3 रुपये खर्च किए तो बी ने 4 रुपये खर्च किए। ठीक है ना। अब आगे वो कह रहा है ए ने बची हुई राशि 2/3, यानी कि ए के पास जो शेष बचा वो उसकी राशि का 2/3 शेष बचा और बी ने अपने पास बची शेष राशि, बी के पास जो शेष बचा वो 145 रुपये बचे। ठीक, गिफ्ट की कीमत ज्ञात कीजिए। देखो वो कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। उन्होंने अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदा जिसका कीमत जो है 3:4 के अनुपात में बांटी गई। ठीक, ए अपनी शेष राशि 2/3, यानी कि ए के पास जो राशि बची उसकी टोटल आय का 2/3 हिस्सा बचा। ठीक, जबकि बी के पास जो शेष बची वो 145 रुपये बची। ठीक, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए के पास अगर शेष 2/3 बचा तो ए ने खर्च किया होगा 1/3। ठीक, किसका? 4 का। तो 4 का 1/3 खर्च किया, तो इसके द्वारा ए के द्वारा जो खर्च की गई अमाउंट है वो 4/3 है। अनुपात के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कितना है वो 3, तो एक का मान क्या आ जाएगा 4/9। तो क्या मैं 4 का मान निकाल लूँ यहाँ से? ये पता चल जाएगा कि ए ने 4 रुपये में से 4/3 खर्च किए हैं। ठीक, ए ने 4 में से कितने खर्च किए हैं? 4/3। तो बी ने 4 में से, ठीक, बी ने 5 में से कितने खर्च किए होंगे? तो एक का मान 4/5 है, 4/9 है, तो 4 का मान हो जाएगा 16/9। यानी कि ए के पास ए के द्वारा जो खर्च किया गया वो आ गया ये, तो शेष अमाउंट में जो बचा होगा वो बचा होगा, उसकी आय तो 5 है जिसमें 16/9 उसने खर्च कर दिया। तो 9 पंजे 45 में 16 गए तो 29/9 शेष बचे, जबकि ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि 145 शेष बचे। 29 से कट जाएगा 5 बार और एक का मान क्या आ जाएगा? 9 पंजे 45। ठीक है। अब उसने पूछा है कि उस गिफ्ट की कुल कीमत कितनी है। तो देखो, ए ने जो पे किया उस गिफ्ट के लिए वो कितने रुपए का पे कर रखा है? 4/3 का। और बी ने जो पे किया है उस गिफ्ट के लिए वो 16/9 का है। ठीक, यानी कि दोनों ने टोटल कितना पे किया उसके बारे में देखते हैं। तो 4/3 तो इसके द्वारा और 16/9 इसके द्वारा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 9। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 12 और ये हो जाएगा 16, अर्थात 28/9। गिफ्ट की टोटल कीमत, एक का मान 45, तो 28/9 का मान क्या होगा? तो 45 गुना 28/9। तो ये कट जाएगा 3 से 3 बार और 3 से कट जाएगा 5 बार। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 15 बार। तो 9 से कट जाएगा पूरा 5 बार। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 140 रुपये आंसर। ठीक है ना। तो इसी वजह कह रहा हूँ आज जो क्वेश्चन है वह अपने आप में बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, किस तरीके से उस क्वेश्चन करना है तो इसे हटा देता हूँ, मेरे को अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा हमारा एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है सिंप्लीफिकेशन या एलसीएम एचसीएफ। ठीक, तो उसके अंदर हम रेंज की संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि 15 से विभाजित, मैंने तुम्हें बताया था वहाँ पर बता रखा है कि जैसे मान लो वो कहते हैं ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 20 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे।
एक कॉन्सेप्ट तो ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट है 15, 18 और 20 से विभाजित करने पर यहाँ पर शेषफल 12 बचे, यहाँ पर 15 बचे और यहाँ पर 17 बचे। तो वहाँ पर क्या होता था, वो अंतर ऑलरेडी बराबर हुआ करता था। जैसे कि ये अंतर कितना है 3, ये अंतर कितना है 3, ये अंतर कितना है 3, तो हम इसका एलसीएम लेते थे और 3 घटा देते थे। लेकिन मेरे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें ये अंतर बराबर नहीं है, यानी कि ये जो शेषफल बचना है वो भी बराबर नहीं है और उनका जो अंतर है वो भी बराबर नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखो उसने कहा है एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर, किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता है और जब इसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 10 बचता है। ठीक, जब इसी संख्या को विभाजित किया जाए 21 से तो शेषफल क्या बचता है 10। ठीक, तो ज्ञात कीजिए 80 और 7000 के बीच में ऐसी कुल कितनी संख्या है। तो करना कैसे है, तो देखो मान लो ये विभाजित करती है और इसका भागफल मान लो मैंने x मान लिया और इसका भागफल मान लो मैंने y मान लिया, समझने के लिए केवल। ठीक, इसका भागफल मैंने x माना, इसका भागफल y माना। अगर मुझे संख्या निकालनी है तो विभाजित संख्या गुना कितनी बार उसका भागफल आया प्लस शेषफल संख्या आ जाएगी। ठीक, इसके लिए अगर सॉल्व करता हूं तो 21y, ठीक, प्लस के 10 संख्या आ जाएगी और दोनों की दोनों जो संख्याएं होंगी वो बराबर होंगी। ठीक भाई, यहां पर भी वही संख्या है और यहां पर भी वो संख्या है। वो कह रहा है अगर 15 से भाग करते शेषफल 7 आएगा और 21 से भाग करते शेषफल 10 आएगा। ठीक, तो मैं क्या दूंगा, संख्या बराबर होता है ये 15 तो ये वाला रूल लगता है, संख्या में निकालनी है x मैंने ये वाली संख्या मानी और शेषफल यहाँ पर आता है। तो ऐसे तो करते हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, भाज्य वो संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ से भी संख्या क्रिएट की और यहाँ से भी संख्या क्रिएट की। तो क्या अगर मैं इसे लिख दूँ 15x इधर आगे हो जाएगा माइनस के 21y और ये इधर आगे हो जाएगा 3। पूरी इक्वेशन को भाग कर देता हूँ 3 से, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से भाग करके ये हो जाएगा 5x माइनस के 7y बराबर 1। ठीक, अर्थात ये हो गया 5x बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस के 7y। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब चलते हैं आगे। देखो यहां से हमें अब क्या करना है, y का मान, एक y का मान ऐसा रखना है कि x का मान आता चल जाए। जैसे अगर मैं मान लो y का मान यहां पर रख देता हूं, रखते हैं y का मान ऐसे क्या रखें कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कुछ भी रख लेते हैं। चलो y का मान फॉर एग्जांपल मान लो 5 रख लेता हूं, तो y का मान अगर 5 रखूंगा तो हो जाएगा 5x बराबर, बस एक बार का तुम्हें कंप्लीट मान चाहिए और ऐसा मान चाहिए जो 5 से कट जाए। ठीक, तो देखो इसका आसान सा तरीका क्या है, देखो जैसे मैं y का मान रखता हूं 1, तो 7 × 7 और 1 10, 7 × 7 और 1 8, 5 से नहीं कटेगा। 2 रखता हूँ 7 × 7, 7 7 दूनी 14, 14 1 15, 5 से कट जाएगा तो 3। यानी कि y का मान अगर मैं y का मान 2 रखता हूँ तो x का मान कितना रखना पड़ेगा 3। कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब दूसरी बात देखो, अब अगली बात जो ये सेटिस्फाई होगा ना, y के लिए जो मुझे गैप चाहिए वो 5 का चाहिए। अब देखो तुम y का मान अगर यहाँ पर 7 रखते हो, 5 और 2 7, बताऊंगा भाई 5 क्यों। ठीक, 7 2 मतलब यहाँ पर अगर मैं y का मान 7 रखता हूँ तो 7 7 49। ठीक, 7 7 49 और 1 50, 5 से कट जाएगा। इससे पहले भी देखो कहीं पे मिलती है कि जैसे y का मान 2 रखा, y का मान 3 रखा, तो 3 7 21 और 1 22 नहीं मिलेगा, 7 चौक 28 और 1 29 नहीं बनेगा, 7 5 35 और 1 36 नहीं बनेगा, 7 6 42 और 1 43 नहीं बनेगा, 7 7 49 और 1 50। तो अब क्वेश्चन ही आया कि मुझे डायरेक्ट कैसे पता चल गया था कि आने वाली जो अगली वैल्यू है, जो आने वाली अगली वैल्यू है वो मतलब 7 ही होगी। असल में क्या होता है, देखो तुम्हें सबसे पहले y का या x का मान निकाल लेना है। जैसे y का मान 2 पता चला इस इक्वेशन में, तो अगली सेटिस्फाई करने वाली संख्या जो अगर y के लिए करनी है तो अगली सेटिस्फाई करने वाली संख्या 5 का गुणज जोड़ के प्राप्त हो जाएगी। जैसे y का मान 2 आ गया, x का गुणज क्या है 5, तो 5 और 2 7, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो। चाहे x के लिए चेक कर लो, देखो x के लिए क्या है पहला 3, तो इसका सामने जो दूसरा एलिमेंट है वो है y, तो y का गुणज क्या है 7,
तो 7 और 3 10, यहाँ पर जो x का अगला मान सेटिस्फाई करेगा वो 10 सेटिस्फाई करेगा, करके देख लो चाहे, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे पता चल गया y का मान भी और x का मान भी। ठीक, अब करना क्या है, हमें तो बतानी है कि 80 से 7000 के बीच की संख्या। ठीक, तो मैं केवल मैं कह देता हूं कि जो मेरी ये संख्या है वो 15x प्लस के 7 है, जो बड़ी तो होगी 80 से और छोटी होगी 7000 से। ठीक, या फिर ऐसे लिख दूं कि जो मेरी संख्या है 15x प्लस के 7, ठीक, वो छोटी तो है किससे, 8000 से, है ना। 8000 थी ना, रेंज थी 80 और 7000 के बीच की संख्या, तो वो छोटी तो है 7000 से और वो बड़ी है 80 से। ठीक, सॉल्व करते हैं। पूरी इक्वेशन में 7 घटा दूं तो ये 7 घट जाएगा, जैसे 7 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 7 इधर जाके 6 9 9 3 बराबर 15x बराबर, ये 7 इधर भी माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 73। 15 से भाग करते हैं, जब 15 से भाग करूंगा, ठीक, तो जब 15 से भाग करूंगा तो 15 से विभाजित करते हैं तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा, हम सॉल्व करते हैं। 15 चौका 60, बचा कितना अपने पास 9, 15 छिका 90, 15 छिका 90 पॉइंट समथिंग, और इसे भी भाग करेंगे 15 से, तो ये 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 4 पॉइंट समथिंग हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि जो x का मान है, ठीक, जो x का मान है वो तो रखना, हमारे पास x की रेंज आ गई, x का मान बड़ा तो होना चाहिए 4 से और छोटा होना चाहिए 466 से। अब देखो x का मान सबसे पहले क्या हो सकता है तुम्हारा, तो x का मान 10 है। ठीक, अगर समझाने के लिए कहूँ तो x का मान कितना आ गया भाई, 4, x का मान एक 3 आया, एक 10 आया, ऐसे ही अगला 17 आ जाएगा 7 के गैप पे। और वो गैप कैसे पता चलेगा, तो x के लिए y का गुणज चेक करेंगे और y के लिए x का गुणज चेक करेंगे, तो हम केवल x के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर x का मान सबसे पहले रखना पड़ेगा मुझे 10, ठीक, फिर उसके बाद x के लिए y का गुणज चेक करेंगे तो 7, तो अगला आएगा 17, ऐसे ही चलते चलते लास्ट वाला तुम 466 ले लो। हालांकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट में तो तुम पिछला पूर्णांक ले लो। क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं आगे, देखो, यानी कि अब मैं यहाँ पर n पदों की संख्या निकाल लेता हूँ। n पदों की संख्या होती है कि डायरेक्ट अंतिम पद लिख दो, अंतिम पद लिखूंगा तो बराबर यह आ जाएगा पहला पद प्लस n-1 इंटू इनके बीच का अंतर। ठीक, इधर माइनस करूंगा तो यह आ जाएगा 456 बराबर, ये कितना आ जाएगा n-1 इंटू 7, तो 7 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 7 छिंग 42, बचा कितना अपने पास 3, 7 पंजे यानी कि 65 पॉइंट समथिंग आएगा बराबर n-1, तो n का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा, n बराबर आ जाएगा 66 पॉइंट समथिंग। पदों की संख्या कभी पॉइंटों में नहीं हो सकती, तो यानी कि जो पद है वो कितने हैं 66, तो इस रेंज के बीच में कुल पद कितने आ जाएंगे, तो इस रेंज में आ जाएंगे कुल 66 पद। ठीक, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो शायद आपने कभी नोट्स में देखा भी ना हो कभी भी, ठीक है ना। कौन सा 17, ये रहा, देखो x का मान पे एक 3 है, सेटिस्फाई कर रहा है, फिर अगला 10 पे करेगा, उसके बाद 17 पे करेगा। ठीक, तो पहला मान निकाल लो तुम, पहला मान निकालने के बाद x का अगला जो मान आएगा वो y का गुणज देखो, x के लिए देखना तो y का गुणज, उसका गुणज क्या है 7, तो 10 7 के अंतर पे तुम्हें वैल्यू मिलती चली जाएगी। क्लियर इतनी बात। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को नोट्स में लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी लेवल के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस चैप्टर से है, चैप्टर देख लेते हैं पहले। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास मेंसुरेशन से है और देखते हैं किस तरह क्वेश्चन है। तो इसे हटा रहा हूं मैं, तो इस क्वेश्चन को मैं साथ के साथ आप लोगों को बोर्ड पे लिख देता हूं, है ना। तो इस क्वेश्चन को बस बोर्ड पे लिख दूंगा तो साइड में टाइप हुआ नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायग्राम है, ठीक, और डायग्राम बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता मेरे लिए। ठीक, तो देखो कैसे उसने कहा है इन डायग्राम, उसने कह दिया कि कोई एक डायग्राम है जो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। यहां पे उसने छायांकित भाग कर दिया है, यहां पर भी छायांकित भाग कर दिया है, और उसने क्या दिया, ये तो है ABCD, ABCD। जानकारी क्या दी है, उसने कहा है कि AD बराबर है 2 AB के, AD बराबर है 2 AB के, दूसरा बराबर है D के, और ये बराबर है D के। ठीक, तो उसने पूछ लिया
उसने पूछ लिया तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कैसा है, और उसने जो आंसर दिए हैं वो डी की फॉर्म में दिए हैं। तो अगर मैं कहूँ भाई ए डी कितना है अपना, अगर ए डी में डी कह देता हूँ तो ये हो जाएगा d/2। ठीक है, उसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए तो कुछ भी नहीं करना, ये इतना पॉइंट हो जाएगा d/4। ठीक है ना, कितना हो जाएगा d/4। ठीक, दूसरा या फिर इसका एक आसान सा तरीका ये होता है, तुम ऐसे मान लो कि आधा त्रिभुज तो ये हुआ और आधा त्रिभुज ये हुआ। यदि इस त्रिभुज को मैं कंप्लीट करूंगा तो ये छायांकित भाग वाला त्रिभुज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक, जिसका आधार तो हो जाएगा ये पूरी भुजा यानी कि d/2, और जिसकी ऊंचाई हो जाएगी ये वाली भुजा यानी कि d। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जब आधार पता हो तो 1/2 आधार गुना उस आधार से ऊंचाई, अर्थात d²/j इसका आंसर। ठीक है ना, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किस चैप्टर से है उसके बारे में बात करते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ ना, आज के क्वेश्चन ये डाउट सेशन में अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसकी कुछ नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ए बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला काम करता है और 5/7 काम पूरा करता है और फिर कार्य छोड़कर चला जाता है। बाकी काम को बी अकेला पूरा करता है। कार्य पूरा करने में कुल 90 दिन का समय लगता है। ठीक, इन दोनों में अधिक कुशल ए है, तो कार्य अधिक कुशल ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। पिछली क्लास में भी कुछ इस तरह क्वेश्चन आया था, फिर से क्वेश्चन है। तो मैं मान लेता हूँ ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं। ठीक है ना, और उसने आगे क्या कहा है कि ए अकेला 5/7 कार्य करता है। ये अकेला कितना कार्य करता है, 5/7 कार्य करता है। ठीक, और शेष कार्य को बी अकेला पूरा करता है। जो शेष बचा उस कार्य को बी अकेला पूरा करता है, जिस कारण संपूर्ण कार्य 90 दिन में पूरा हो जाता है। जिस कारण संपूर्ण कार्य 90 दिन में पूरा हो जाता है। ए की कार्य क्षमता बी से अधिक है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यही सब कुछ कहा गया। ठीक, तो देखिए मैं मान लेता हूं कि जो इनका टोटल वर्क है ना, वो इनका टोटल वर्क मान लेता हूं, कुछ भी 70 मान लेते हैं भाई, इनका टोटल वर्क मान लो 70 है। तो क्या ये कह सकता हूं ए प्लस बी का एक दिन का जो कार्य है, ठीक, या 35 ही मान लो, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू माननी होती है जिसे 35 भी और ए का जो बटे वाली वैल्यू है वो भी, दोनों इसे विभाजित कर सके। तो एलसीएम 35 ही आएगा। तो मैं क्या दूंगा, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 1। अब क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ए ने 5/7 काम किया है, यानी कि 35 का 5/7, तो 7 से काटूंगा तो 5, 5 × 25, यानी कि ए ने 25 कार्य किया है अपनी कार्य क्षमता ए से। शेष काम कितना बचा है, 10, तो 10 कार्य किया है अपनी कार्य क्षमता बी से, जिस कारण टोटल वर्क पूरा होने में जो समय लगा है वो है 90। ठीक, अब उसने पूछा कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। या तो तुम अपनी तरफ से ऐसी वैल्यू कर दो, जैसे इसे 5 से भाग कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 18। यानी कि अब मैं इसे ऐसी वैल्यू में तोड़ना चाह रहा हूं, अगर ए और बी का तुम्हें डायरेक्ट ऐसा मान मिल सकता है जिसका योग 1 हो और उन मान को यहां पर रखने के बाद जो कंडीशन है वो 18 में चली जाए, तो शायद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन फ्रैक्शन में मानना पड़ेगा, तो वो मानना थोड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि ए के बारे में पूछा तो मैं इसे 5/a प्लस के 2/b, बी की जगह मैं अगर लिख दूं 1 - के a बराबर 18, तो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इसके बाद ऑप्शन देख लेंगे। ठीक, जैसे इसका ऑप्शन है मेरे पास, चलिए ऑप्शन, तो इसके बाद हमें देखना होता है यहाँ के बाद कि इस कंडीशन के बाद हमें देखने होते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन है मेरे पास 40, 45, 40, 45, 48 और 42, 48 और 42। अगर मैं 40 मैं मानता हूं कि ए ने इस कार्य को 40 दिन में पूरा किया, कार्य कितना है 35, तो ए का एक दिन कार्य क्या हो जाएगा 35, कार्य कितने दिन में 40 दिन में, तो एक दिन कार्य 5 से कट के 7 और 5 से कट के 8 की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि ये रखना पड़ेगा ए का 7/8 और ये रखना पड़ेगा 2/, ये रखना पड़ेगा 2/8, ऐसे तो रखना पड़ेगा, हाँ सॉरी 1/8। ठीक,
कैलकुलेट करते हैं, 8 पंजे 40 बटे 7 प्लस के 16 तो बराबर 18 तो आ नहीं रहा है। ठीक, तो ये ऑप्शन खत्म। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। भाई टोटल वर्क है 35, किया है 45, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा, तो 5 से कटेगा 7, 5 से कटेगा 9, 7 बटे 9। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 5 और ये हो जाएगा 7 बटे 9 प्लस के 2, अब इसमें से घटाऊंगा तो ये 2 बटे 7। ठीक, ये 9 पंजे 45 बटे 7 प्लस के 7 दूनी 14 बटे 2। ठीक, एलसीएम लूंगा। ठीक, तो ये कट जाएगा 7 और ये कंप्लीट वैल्यू 18 तो आएगी नहीं क्योंकि तो पॉइंट में हो गया, तो ये भी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं 48, तो 35 का ये 48, 35 कार्य है, 48 के लिए काम करते हैं तो ये हो जाएगा कार्य कितना है अपने पास, कार्य ये हो जाएगा 5, 35 बटे 48 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 13 बटे 48। तो ये अभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसे फिर से स्किप कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 42, मतलब ऑप्शन 42 है। तो टोटल वर्क 35 बटे 42 और ये कट जाएगा 7 से 5 बार और 7 से कट जाएगा 6 बार। ठीक, तो इसका मतलब 5 और ये हो जाएगा 5 बटे 6 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा भाई 5 बटे 6 अगर ए का काम है तो 1 बटे 5 बी का काम रहेगा। ठीक, कितना, 1 बटे 6, हाँ 1 बटे 6, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन में बहुत सी बार चीज़ें डायरेक्ट समझ में आ जाती है, जल्दी समझ में आ जाती है कि क्या वैल्यू रखी जानी है, और बहुत सी बार ऑप्शन रखने पड़ेंगे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में मेहनत का काम हो जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर मेहनत नहीं है और यहाँ पर भी हमेशा मेहनत नहीं है, वो किसी किसी क्वेश्चन में जहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू माननी पड़ जाती है। अदरवाइज इस तरीके से करोगे तो ऑप्शन अगर तुमने करने पड़ गए तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो ये 7 बटे 8 आया, तो यानी कि 5 के बटे में 7 आ गया, वो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक, सेम यहाँ पर 5 के बटे में 7 आ गया, वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक, जैसे कि 35 बटे 48 है, तो इसे हमने रख के देखा तो पता चला कि ये सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। 35 बटे 48 रख के देखा था ना हमने, तो वो वैसे भी सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक, बचा एक ही ऑप्शन, तो डायरेक्ट 2 ऑप्शन हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं थोड़ी सी रीजनिंग लगाकर। ठीक, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आज का, वो भी देख लेते हैं। तो मैंने पहले बताया आज का कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं है, और सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में एक चुनिंदा क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा रेशियो से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। तो उसने कहा है a माइनस के b बराबर b माइनस के c अनुपात, सॉरी इनके बीच में अनुपात का निशान है। ठीक, c माइनस के d बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक, और वो पूछ रहा है a प्लस d अनुपात c बराबर क्या होगा। ठीक है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना भाई, अगर ये प्लस का निशान होता है a प्लस b, b प्लस c, फिर c प्लस a, तो मैं इन सभी इक्वेशन को जोड़ देता और वो जोड़ के आता 2a 2b और 2c, है ना। लेकिन यहाँ पर एक तो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि जहाँ से शुरू होता है वहीं पर खत्म होना चाहिए, तो खत्म एक नए एलिमेंट पे हुआ। तो यानी कि इस तरीके से नहीं ये क्वेश्चन होगा कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तुम अपनी तरफ से कोई भी एक ऐसी वैल्यू मान लो, एक ही जो भी तुम्हें लगती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 8 मान ली। ठीक, जो a का मान है वो मैंने 8 मान लिया, तो b का मान ऐसा क्या रखो कि अंतर 1 आ जाए, तो b का मान रखना पड़ेगा 7, तो b का मान तो 7 क्लियर है। ठीक, b का मान 7 है, अब c का मान ऐसे क्या रखो कि 2 आ जाए, तो c का मान 5 रख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर ये 5 है तो d का मान क्या रखो कि 3 आ जाए, 2 रख देता हूँ बस। तो वहाँ पर कोई भी मान रख सकते हो, ठीक है ना, बस ऐसा मान रख सकते हो कि लास्ट तक आते आते हमें मान माइनस में ना आए। तो इसलिए तुमने यहाँ पर 2 रख दिया, तो यहाँ पर रख दिया तुमने 1, फिर अगर यहाँ पर 1 रख दिया तो c का मान माइनस मानना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचना है आप लोगों को, बस डायरेक्ट मान रख दो a प्लस डी, a का मान 8 और d का मान 2, तो 8 और 2 10 अनुपात c का मान क्या है अपना 5, तो जब इसे कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा 2 अनुपात 1। ठीक है ना, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन चल रहे हैं आज एकदम, ठीक है ना, किसी भी चैप्टर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी तुम्हारा अनुपात से ही है, और क्वेश्चन क्या है तो इसे हटा देता हूँ, और आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 असमान संख्याएं हैं। उसने कहा है मतलब दी गई 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया। तो 2 असमान संख्या मान लो x और y मान ली,
अब इनमें से कोई भी एक बड़ी है कोई भी एक छोटी, मान लो y को मैं छोटी मान लेता हूँ तो ये बड़ी हो जाएगी। उसने कहा दोनों असमान संख्याओं में से छोटी संख्या का आधा घटाया गया, यानी कि y/2 इसमें से घटाया गया और y/2 इसमें से घटाया गया, ठीक है ना। तो वो कह रहा है फिर परिणामी संख्याओं में से बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुनी है। बड़ी संख्या तो ये है, तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 5 गुनी हो जाती है। ठीक भाई, उसने कहा है दो असमान संख्याएं हैं, उनमें से छोटी संख्या का आधा घटाना है, यानी कि इसमें से भी आधा घटाना है और इसमें से भी आधा घटाना है। तो बड़े वाली संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो जाती है। ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस के y/2 बराबर 5y माइनस के 5y/2। बटे का 2 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से गुना कर रहा हूँ। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x माइनस के y 10y माइनस के 5y, क्योंकि 2 से गुना करूँगा तो ये 2 कट ही जाएगा। तो y वाली वैल्यू एक साइड कर देता हूँ। 10y में से 5y गई तो 5, इधर आगे 6, तो ये हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा 2x, अर्थात x अनुपात y पूछा है तो ये कट जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 3:1 आंसर। क्लियर है? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 भी तुम्हारा रेशियो से ही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ उसे मार्क कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आज। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है उसने कि 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 में न्यूनतम अनुपात अर्थात सबसे छोटा अनुपात क्या है? तो जब मैं 10/18 इसे ऐसे लिख दूँ, 10/18, 7/21, 12/16, ठीक, और 8/20, और इसे सॉल्व करूँ, जैसे कि इसे सॉल्व करूँगा तो पॉइंट लगाऊंगा तो 100, ठीक, हाँ सॉरी ये चले 18 है ना, तो पॉइंट लगाऊंगा तो 100, तो 18 का पारा कितनी बार चलेगा? 18 पंजे 90, एक बार चलाओ। ठीक, ये पॉइंट लगाया तो 70, 21 तिया 63, ठीक, यहाँ पॉइंट लगाया तो 120, तो 16 का पारा कितनी बार चल जाएगा? 16 7 102, ठीक, 16 7 102 और 16 8 16 भाई 16 7 128, तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, तो 16 7 0.7 समथिंग, ठीक, यहाँ पर पॉइंट लगाया तो 0 और ये हो जाएगा 4.4, ठीक। तो उसने पूछा सबसे न्यूनतम मान क्या है? तो सबसे न्यूनतम मान क्या है इसमें सोल्व होने के बाद? 7/21, तो सबसे छोटा अनुपात भी यही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। होते हैं इनके मेथड बड़े आसान है, लेकिन इन क्वेश्चन को पेपर में करने में मतलब बहुत सी बार मतलब चीज़ें एकदम कैच नहीं हो पाती, फटाफट कैच नहीं हो पाती। क्लियर इतनी बात? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से, और क्या है क्वेश्चन उसके बारे में देखते हैं। तो इसे मैं हटा रहा हूँ, और आज का क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको नोट्स में लिखना है, स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब चुनिंदा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसने कहा एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है। देखो 37.5 का मतलब होता है 3/8, 37.5% का मतलब होता है 3/8, यानी कि अगर उसका क्रय मूल्य 8 है तो उसका अंकित मूल्य 11 रखा गया होगा। ठीक, अब आगे वो क्या कह रहा है? यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को, यदि विक्रय मूल्य अर्थात SP और अंकित मूल्य यानी कि MP प्रतीक दोनों को 44 सही 4/9% बढ़ा दिया जाए। 44 सही 4/9 का मतलब होता है 4/9 केवल। ठीक, परसेंटेज में चीज़ें याद करने के लिए मिलती है। ठीक, तो उसने कहते हैं बढ़ा दिया जाए, तब लाभ 3 गुना हो जाता है। तब उसका लाभ कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो अगर मैं कहता हूँ अगर उसका पहले जो SP था वो SP था, लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अगर मैं पहले वाले विक्रय मूल्य में से उसका पहले वाला क्रय मूल्य घटा दूंगा तो लाभ आ जाएगा। लेकिन अब उसका जो विक्रय मूल्य है वो 4/9 गुना बढ़ा, मतलब 4/9 बढ़ा दिया गया, अर्थात 13/9 कर दिया गया। तो अब उसका जो विक्रय मूल्य है 9 में 4 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 13। कितने में से? 9 में से। तो 13/9 SP, यानी कि अब वाले विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देता हूँ। क्रय मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया तो CP ही रखना पड़ेगा। तो उसने कहा अब जो लाभ हुआ वो पहले होने वाले लाभ का 3 गुना है। ठीक, कैलकुलेट करते हैं, 300 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3SP माइनस के 3CP माइनस 3CP बराबर ये हो जाएगा 13SP/9 माइनस के CP। तो CP एक साइड और SP एक साइड,
तो ये इधर आगे हो जाएगा तुम्हारा 2CP और ये इधर जाके हो जाएगा तुम्हारा 9 × 27, 27 - 13 तो 14 SP बटे 9। ठीक है ना, उधर जाके माइनस कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 7 बार। तो ये आ जाएगा CP अनुपात SP। तो CP के सामने कितना है 7 और SP के सामने है 9। उसने पूछा है कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताना है। अब उसने एक जानकारी दी है, उसने दिया है यदि कुर्सी का प्रारंभिक मूल्य है, ठीक, प्रारंभिक अंकित मूल्य 3850 है। प्रारंभ में कुर्सी का अंकित मूल्य कितना था 3850, हमारे हिसाब से कितना था 11, ठीक। तो क्या मैं कह सकता हूँ 11 का मान 3850 और 11 से इसे काटूंगा तो 1 का मान आ जाए 11 × 33 350। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य भी तो निकाल सकता हूँ मैं, अर्थात 8 का मान। तो 0 8 × 40 तो 4, 8 × 24 और 4 28, ठीक। तो मैं क्या दूंगा उसके हिसाब से CP है 2800 और मेरे हिसाब से CP है 7। तो ये जो जाएगा 7 × 28 तो 9 × 36 तो इसका आंसर आ जाएगा 3600 आंसर। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 9, मैं कह रहा हूँ चुनिंदा क्वेश्चन है, स्किप कुछ नहीं करना है, ठीक। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो इस बात को जरा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भी तुम्हारा मेंसुरेशन से आता है और क्वेश्चन क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लिया, चलिए तो इसे हटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसने कहा है दी गई आकृति में ABCD, मैं बना देता हूं पहले डायग्राम। ABC और ये है D। वो कह रहा है दी गई आकृति में ABCD तथा BEF, मतलब BEF और G क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है। यानी कि ये बड़े वाला जो वर्ग है वो तो 8 सेंटीमीटर का है और ये छोटे वाला जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है उसने पूछ लिया कि आच्छादित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो कह रहा है कि यानी कि बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका, ठीक। तो आच्छादित यानी कि जिसमें छाया नहीं है, ठीक, का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये कितना है 6, तो ये तो वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल तो 36 हो गया, ठीक। इसके बारे में बात करते तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार कितना है 2 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 8, क्योंकि बड़े वाला वर्ग कितना है 8 का। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8। सेम इसके बारे में बात करूंगा, ये 6, ये टोटल 8, तो ये 2 और ये 8, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 2 से 2 कट के ये हो जाएगा 8। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 16 और 36 कितना हो जाएगा 8, 8 और 36 ये, तो 8 और 8 16 और 36 कितना 52, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट था, आसानी कॉन्सेप्ट है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आता है और क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार देखा जा चुका है। तो हटा देता हूँ और आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। उसने कहा किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी दोनों एक साथ मिलकर करते हैं। जितने समय में बी और सी दोनों एक साथ मिलकर करते हैं, ठीक। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर, उसने कहा यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं, ठीक, और सी अकेला इस कार्य को 50 दिन में करता है। सी अकेला इस कार्य को 50 दिन में करता है। एलसीएम कितना है 50। ए और बी का इतने कार्य 5 और सी का 1, ठीक। उसने पूछा क्या है, तो वो पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। तो बी के बारे में पूछा, तो एक काम कर देता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ठीक। क्या मैं बी प्लस सी की जगह ए लिख दूँ, यानी कि यहाँ पर ए लिख दूँ, और बी प्लस सी की जगह भी मैं ए लिख दूँ, जो बराबर किसके होगा 6 के।
क्या मैं यहां से कह सकता हूं 2a बराबर 6, यानी कि a का मान कितना 3, a का मान कितना 3, a प्लस b बराबर कितना है 5, तो b का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक, कार्य करना कितना है 50 और करना किस है b को, तो बेटे b का एक दिन कार्य 2, तो ये कितना आ जाएगा 25 आंसर। क्लियर है इतनी बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, आसान क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी बार देखा जा चुका है, इस वजह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 साझेदार। अगला क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप से। आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तीन साझेदार क्रमशः 60,000, 90,000 और x रुपये लगाकर 60,000, एक ने लगाए 60,000, दूसरे ने लगाए 90,000 और तीसरे ने लगाए x रुपये लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। ठीक, अवधि के अंत समाप्त होने पर इसे मिले 30,000 रुपये का लाभ, दूसरे को मिला 45,000 का लाभ और तीसरे वाले को मिला 40,000 का। ठीक है ना, तो वो पूछ रहा है x का मान कितना है। तो एक काम कर लेते हैं, बस ये दो वैल्यू उठा लेते हैं, 6 महीने इसके और 6 माह इसके। तो लाभ बराबर क्या होता है, निवेशित राशि गुना समय बटे निवेशित राशि गुना समय बराबर लाभ 45,000 और ये हो जाएगा 40,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 45 से कट जाएगा 2 बार। ठीक, तो कितना हो जाएगा x का मान, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 जीरो आगे की, यानी कि तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो निवेश किया गया वो निवेश किया गया 80,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, लगाई गई धनराशि गुना समय, लगाई गई धनराशि गुना समय। जब 3 संख्याओं का अनुपात होता है तो हम कोई भी 2 संख्याएं उठा लेते हैं। तो एक संख्या वो उठा लेंगे जिसके बारे में निकालना है और एक वो उठा लेंगे या तो ये या ये जिसके बारे में पता है। ठीक है ना, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा रेशियो अर्थात अनुपात समानुपात से आता है, और क्या है क्वेश्चन उसके बारे में देखते हैं। तो ये चीज़ मैं हटा रहा हूँ और आज के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आज का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। उसने कहा अमित और वीर की वार्षिक आय, अमित और वीर की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है। ठीक, जबकि उनके खर्च का अनुपात, जबकि ये तो आय होगी, जबकि उनके खर्च का अनुपात यानी कि उनके एक्सपेंडिचर 5:3 के अनुपात में है। ठीक, यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये बचाता है, यानी कि ये भी 1,000 रुपये बचा रहा है और ये भी 1,000 रुपये बचा रहा है। ठीक है ना, तो देखो जब कभी भी अनुपातों का जो वास्तविक अंतर होता है वो बराबर होता है, अनुपातों का जो वास्तविक अंतर है वो बराबर है। जैसे कि वास्तविक से मेरा मतलब 1,000, तो हम चेक करते हैं क्या अनुपातों का अंतर भी बराबर है क्या। अंतर 2 आया, अंतर 2 आया, 1 आया, तो बराबर नहीं है। तो हमें अनुपातों का भी अंतर बराबर चाहिए। तो एक काम करते हैं, 5 और 3 का अंतर 2, 3 और 2 का अंतर 1, इस 2 की तो कर देते हैं ऊपर गुना और इस 1 की कर देते हैं नीचे गुना। इसका मतलब है जैसे यहाँ पर गुना करूँगा तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, जैसे यहाँ पर गुना करूँगा तो 5:3। ठीक, तो अंतर करूँगा तो ये अंतर आ जाएगा 1 और 1। इसका मतलब इस 1 का मान कितना आ जाएगा 1,000, इस 1 का मान कितना आ गया 1,000। ठीक, क्योंकि उसके हिसाब से 1,000 1,000, मेरे हिसाब से 1 और 1। ठीक, तो इससे अंतर हमेशा बराबर आ जाता है। तो अमित की वार्षिक आय, तो अमित की वार्षिक आय, तो 6 का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा 6,000। लेकिन अब ये देखना है कि 1,000 वार्षिक था या मासिक था। तो ये जो 1,000 है तो वो वर्ष के लिए ही है। ठीक, अगर ये वार्षिक है तो ये भी वार्षिक आएगा। अगर 1,000 मासिक होता तो वार्षिक बनाने के लिए 12 से गुना करना पड़ता, क्योंकि 1,000 पहले से ही वार्षिक है तो ये हमारे लिए 1,000 डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो वार्षिक ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये भी तुम्हारा अनुपात से ही आता है। ठीक, तो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वे सब बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, चुनिंदा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कहा जा सकता कि कमजोर क्वेश्चन। ठीक, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक मतलब छट के आए हैं सारे क्वेश्चन। आज एक क्वेश्चन छठा हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा है पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था, 4:3 था पिछले वर्ष, और वर्तमान वर्ष के
उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात में क्रमशः, यानी कि ए और बी, व्यक्तिगत का मतलब पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, ऐसे क्वेश्चन में कहा गया कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 के अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक, आगे कह रहा है यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय ए प्लस बी का वर्तमान में है 8.04 लाख। ठीक, तो कह रहा है पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी। तो देखो समझो छोटी सी बात, ऐसा कुछ कह सकता हूँ, उसने कहा है तो पिछले वर्ष और यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय कितनी है ये दे दी गई। ठीक है, देखो ऐसे कहा जा सकता है कि 4:3 का अनुपात है अपने पास। ठीक, हमें जाना है कौन से वर्ष, पिछले वर्ष। ठीक, जबकि हमारे पास जो ये वैल्यू है ना वो पिछले वर्ष की है, लेकिन इस अमाउंट से मैं इस अमाउंट को डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकता। ठीक, क्यों नहीं कर सकता, इसका कारण क्योंकि ये जो है ये वर्तमान का टोटल है और दोनों की आय में होने वाला जो इंक्रीमेंट है वो बराबर भी नहीं है, यानी कि इसमें 3 से 4 हो गया, इसमें 5 से 6 हो गया। ठीक, तो अभी से करना कैसे पड़ेगा, तो सीधा से तरीका होता है। देखो ए की आय 3 रुपये से इस वर्ष 4 रुपये हो गई, 1 रुपये से 4/3 हो गई, तो 4 रुपये से कितनी हो जाएगी 16/3। ऐसे बी के बारे में बात करते हैं। बी की आय 5 रुपये से 6 हो गई, बी की आय 5 रुपये से कितनी हो गई 6, 1 रुपये से कितनी हो जाएगी 6/5। ठीक, तो पिछले वर्ष बी की आय थी कितनी, तो 3 रुपये वाले की कितनी हो जाएगी, तो 18/5। ठीक, अब एक काम करते हैं, उसके हिसाब से जो टोटल है वो 8.04 है। मेरे हिसाब से ए का कितना है 16/3 और बी का कितना है 18/5। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, वर्तमान का टोटल वर्तमान के टोटल से रिलेट करेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15, इसकी गुना करूँगा तो 15 कहाँ 16 पंजे 80 प्लस के 18 दिया 54 बराबर 8.404। पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो नीचे लगा देता हूँ। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, और ये हो जाएगा 8 और 5 13, और ये हो जाएगा तुम्हारा 15, और ये हो जाएगा 804/100। एक का मान निकालूंगा तो एक का मान आ जाएगा 804/100 गुना 15/134। उसने पूछा है, क्या पूछा है उसने, तो पूछा है पिछले वर्ष बी की आय, तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी 3, तो यहाँ से 3 का मान निकाल देंगे, जो भी होगा वो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, छोड़ देता हूँ यहीं पे कैलकुलेशन को। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है औसत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है औसत से, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसे देख लेते हैं। उसने कहा है किसकी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी की आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है, 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने के कारण, यानी कि ये 2 चले गए और इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आए। ठीक, जिनकी औसत आयु उसने बताई नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से उनकी औसत आयु y वर्ष मान ली है ना। 2 गए और उनके स्थान पर 2 आए जिनकी एवरेज एज कितनी है y वर्ष। ठीक, जिस कारण 11 खिलाड़ी, यानी कि इसका मतलब है पहले खिलाड़ी कितने थे 11, जिनका औसत था x वर्ष, अब उनके औसत में 2 माह की कमी हो जाती है, अर्थात x - 2/12 रह जाती है। माह को वर्ष में बदलना पड़ेगा, 2 माह की कमी हो जाती है औसत में, तो माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 यानी कि 1/6 उनका, यानी कि उनका जो नया औसत है वो आ जाता है तुम्हारा x - 1/6 वर्ष। ठीक है, इतनी बात। तो बस कंपेयर करते हैं, पहले टोटल कितना था 11x, उसमें से 17 वर्ष का एक गया, 20 वर्ष का एक गया, लेकिन उसके स्थान पर जो आया वो y एवरेज के 2 आए, तो टोटल हो जाएगा 2y, जो बराबर होगा अब का नया टोटल। तो अब का नया टोटल खिलाड़ियों की संख्या गुना उनका एवरेज x - 1/6। ठीक, तो कैलकुलेट कर लेना, जो भी तुम्हारा y का मान होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, वर्ष और माह के रूप में दिया हुआ है। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
अभी बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, तो जिसे हम अगली क्लास में देखते चलेंगे। डेली बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक, 13-14 क्वेश्चन इस तरीके से डेली आते रहते हैं, जिस वजह से मैं रोजाना क्लास बनाता रहता हूँ। कभी ज़्यादा आ जाता है तो ज़्यादा के अकॉर्डिंग, और कभी कम आ जाता है तो कम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को नोट्स में लिखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। आप चैप्टर वाइज नोट्स बना सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं, लगभग 50-50 क्वेश्चन का पार्टीशन कर सकते हैं हर एक चैप्टर का, और जैसे क्वेश्चन आते रहे उन्हें चैप्टर वाइज लिखते चलेंगे। तो एक क्वालिटी, रिच क्वालिटी हमारे पास क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो पेपर में काफ़ी मदद करेंगे। और ये में क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम आते हैं, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इनमें कुछ क्वेश्चन कभी ऐसे होंगे जो आपने कभी किसी डिस्कस किए होंगे बट आज तक उनका सोल्यूशन मिल नहीं पाया है, तो उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर डाउट क्लास हमारी अगली रहेगी, जिसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं और किस किस चैप्टर क्वेश्चन आते हैं। तो जब तक बने रहिए आप हमारे चैनल मेक इजी क्लासेस से, जहाँ पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर।